वेलकम बैक टू बायोलॉजी क्लासेस बाय आमिर अली। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। जब किसी दो गैमेट्स को आपस में फ्यूज करते हैं, एक मेल और एक फीमेल गैमेट्स को, देन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पहली बात कि व्हाट इज द फ्लावर, फ्लावर क्या है, तो फ्लावर के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ स्टेम। ये स्टेम का क्या होता है, मॉडिफाइड पार्ट होता है। और दूसरा जो इसका पॉइंट हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि वो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि फ्लावर जो है वो किसी भी प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। पहला बात तो एकदम क्लियर है कि ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम होता है, यानी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। और दूसरा क्या है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट। बात ये है कि अगर किसी प्लांट में फ्लावर नहीं आएगा और उससे पहले वो रिप्रोड्यूस कर ले, तो उस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। इस बेस पे अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसमें, प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह से होगा। एसेक्सुअली हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल अगर होगा तो इस एसेक्सुअल्स के दो पार्ट्स होंगे। एक को हम लोग कहेंगे ए गैमो एस्पर्मी, या फिर कहते हैं ए गैमो एस्पोरी, या फिर कहते हैं ए एगेमोजेनेसिस। दूसरा जो कहते हैं वो कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो चीजें हैं, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एगेमोस्पर्मी कहलाता है, दूसरा जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि एगेमोस्पर्मी क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने, यानी प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने इस चीज के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से डिस्क्रिप्शन किया था। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है किसी भी प्लांट में वो तीन तरह से होता है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा जो होता है इसको बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो ये चीजें होती हैं कि तीन तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह के इवेंट्स पाए जाते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, इस फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन नाम आता है, बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोग को मालूम है कि इसमें दो तीन चीजें होंगी।
पहला गैमीटोजेनेसिस होगा, दूसरा गैमीटोजेनेसिस के बाद दूसरा क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स होंगे। तो इस तरह से ये सारी कामें होंगी। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं पहला कि हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है उसमें एगैमोस्पर्मी किस तरह से होता है। एपोमिक्सिस कहते हैं द टर्म यूज्ड फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एपोमिक्सिस का मतलब हुआ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन का हो उसी को हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एपोमिक्सिस इन प्लांट कहते हैं। एपोमिक्सिस में मैंने कहा था कि दो तरह के होते हैं, पहला मैंने नाम लिया था गैमोस्पर्मी। कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ developed embryo without fusion of haploid gamete, यानी कि the formation of diploid embryo without involving the fusion of haploid gamete। डिप्लॉइड का मतलब है 2n और हैप्लॉइड का मतलब है n, यानी कि जो एम्ब्रायो होता है वो डिप्लॉइड होता है और जो गैमीट्स यानी गैमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि जब कोई भी हैप्लॉइड गैमीट्स बिना फ्यूजन के ही किसी एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर दे, डिप्लॉइड एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कर दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एगैमोस्पर्मी है ना। यानी कि एगैमोस्पर्मी इज अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस, यानी एपोमिक्सिस का गैमोस्पर्मी एक प्रकार होता है। इस गैमोस्पर्मी को हम लोग फॉलोइंग 4 पार्ट्स में यानी कि 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। 4 इसके टाइप्स होते हैं। पहला है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, कहता है द एम्ब्रियोनी डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल, एम्ब्रियोनी डेवलप फ्रॉम सोमैटिक सेल्स। आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा एम्ब्रियोनी होता है वो एम्ब्रियोनी यानी जो एम्ब्रियोनी होता है यहाँ पर, ये एम्ब्रियोनी जो है यहाँ पर कुछ सेल्स से घिरा रहता है, ये सब कुछ सेल्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियस सेल्स इंपॉर्टेंट है, इंटेगुमेंट्स होते हैं, इन सब से यानी कि केवल इस एग सेल को छोड़कर अगर किसी भी किससे सोमैटिक सेल से, जो बॉडी वाला सेल है, इधर साइड्स वाले सेल्स हैं, अगर इनसे किसी एम्ब्रियोनी का डेवलपमेंट हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और एगैमोस्पर्मी भी कह रहा है कि डिप्लॉयड हो, हैप्लॉयड ना हो। ये तो हैप्लॉयड होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। यहाँ वाले सेल्स जो हैं ये हैप्लॉयड सेल्स हैं। तो ये जो हैप्लॉयड सेल्स हैं, एन सेल्स हैं, तो इनसे नहीं, ये साइड्स वाले जितने सेल्स होते हैं सब क्या होते हैं, 2n होते हैं। क्या होते हैं, 2n, क्योंकि सोमैटिक सेल्स जो भी होता है ये सारे सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, 2n होते हैं। तो कह भी रहा है कि डेवलपमेंट जो हो किससे हो, सोमैटिक सेल से, तो इनसे किसी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए दैट मींस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहलाता है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, एपोस्पोरी, यानी कि एपोस्पोरी द एग apparatus इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेल्स अदर देन न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस सेल्स, यानी कि ये न्यूक्लियस सेल्स जो होते हैं इस सेल को छोड़कर जो एंटेगुमेंट सेल्स हैं अगर उनसे किसका एग apparatus का डेवलपमेंट हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी कहते हैं। डिप्लोस्पोरी कहता है कि द एग apparatus इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए न्यूक्लियस सेल्स अदर देन द मदर सेल्स बाय माइटोटिक डिवीजन, यानी कि जो यहाँ न्यूक्लियस सेल्स में जो मदर सेल्स हैं उनको छोड़कर बाकी किसी अदर सेल से अगर एक apparatus का डेवलपमेंट हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लोस्पोरी कहते हैं। और चौथा जो हमारा है पार्थिनोजेनेसिस। आप लोग जानते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस 2 ग्रीक वर्ड से बना है, एक है पार्थिनोड्स, सॉरी एक ग्रीक पार्थिनोड, हाँ 2 ग्रीक वर्ड है पार्थिनोड्स। पार्थिनोड्स का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है डेवलप करना या प्रोड्यूस करना। तो यानी कि वर्जिन जब किसी अनफर्टिलाइज्ड पार्ट से कोई पार्ट डेवलप कर जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। कहता है डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रायो, क्या एम्ब्रायो अगर कोई डेवलप कर रहा है किससे, अनफर्टिलाइज्ड एग से, यानी अनफर्टिलाइज्ड एग से कोई एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, ये पार्थिनोजेनेसिस होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ये जो अंदर जो एग सेल्स है, इस एग सेल्स में जो एपरेटस यानी एग सेल्स है, जो एन है, इस एन में किसी यानी एम्ब्रियोनिक जो गैमेटोफाइट्स है, फीमेल गैमेटोफाइट्स, इसमें किसी हार्मोन के कारण, तो डेवलपमेंट वाला हार्मोन जो होता है उसका नाम है ऑक्सिन, एक्सेस ऑक्सिन हार्मोन के कारण अगर ये डेवलप करके एन की जगह क्या हो जाए, 2n हो जाए, अनफर्टिलाइज हो गया, तो उस कंडीशन में अगर कोई बना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। और इस तरह से बने हुए फ्रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होता है। पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा फर्टिलाइजेशन या डबल फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में 4 तरह के इवेंट्स हमको देखने को मिलता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसा होता है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायोसाइट या फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसा होगा, जब ये दोनों मटेरियल फॉर्म हो जाएंगे। तो तीसरा हमारा होगा पॉलिनेशन, ये ट्रांसफर कैसे करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेटोफाइट तक कैसे पहुंचता है। और चौथा है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कैसे करते हैं। दूसरा जो इवेंट था हमारा वो क्या था कि फर्टिलाइजेशन, कैसे ये दोनों फ्यूज करते हैं तो डबल फर्टिलाइजेशन, और इसके साथ एक जुड़ा हुआ टर्म होता है ट्रिपल फ्यूजन, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। और तीसरा जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, उसमें हमको देखना है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो जाइगोट डेवलप करके एम्ब्रायोजेनेसिस कैसे कर रहा है। और जब एम्ब्रायोजेनेसिस हो जा रहा है, एम्ब्रायो का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो वो एम्ब्रायो सीड और फ्रूट्स में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इन सभी चीजों को देखना है। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इस इवेंट को देखने के लिए हमको पहले एक टिपिकल फ्लावर को देखना होगा, और उस फ्लावर के अंदर हमको उसके सारे पार्ट्स को देखने होंगे कि कौन कौन से पार्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ए टिपिकल फ्लावर में हम देखते हैं कि एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर सबसे पहला पार्ट जो हम लोग यहाँ ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्टॉल। स्टॉल जो डंठल होता है, ये इस फ्लावर को स्टेम के साथ कनेक्ट किया रहता है। दूसरा होता है थैलस, थैलस जो होता है ये फुली हुई स्ट्रक्चर होती है, सॉलिड पार्ट होता है, जिस पर ओवरी, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट का जो ओवरी होता है उस पर टिका रहता है, या फ्लावर के जो चारों होलर्स होते हैं वो सारे इस पे टिके हुए रहते हैं। दोनों को यानी स्टॉल और थैलस को एक साथ हम लोग रिसेप्टिकल्स कहते हैं। फ्लावर का जो पहला चक्र होता है, पहला होलर जो होता है उसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नेम है। इसके सिंगल यूनिट्स को यानी एक यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सेपल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा होलर जो होता है, सॉरी, ये जो कैलिक्स सेपल्स होता है ये हमेशा ग्रीन कलर का होता है, और ग्रीन कलर होने के कारण ये फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी रखता है, और दूसरा क्या करता है, इस ओवरी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा होलर जो होता है वो होता है कोरोला। कोरोला हमेशा कलरफुल होता है या सेंटफुल होता है। इसके एक यूनिट को हम लोग पेटल्स कहते हैं, और ये पेटल जो होता है जिसको पंखुड़ी कहा जाता है, ये पेटल्स जो है ये क्या करता है कि पॉलिनेशन के लिए अदर प्लांट्स, अदर एनिमल्स को इंटरेक्ट करने का काम करता है। और दूसरा चीज कि इन दोनों पार्ट, जो ये दोनों पार्ट है, इनको हम लोग बोलते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होते हैं, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में इनका यूज होता है, ये रिप्रोडक्शन करते नहीं है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें एसेसरी पार्ट भी हम लोग कह सकते हैं। और इसका जो तीसरा पार्ट होता है, तीसरा चक्र जो होता है वो होता है एंड्रोसियम। क्या होता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के एक यूनिट को हम लोग कहते हैं स्टामेन, जो कि क्या होता है, मेल पार्ट होता है। क्या होता है, मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। और मेल पार्ट होता है, ये तीन, इसके स्टेमन्स के 3 भाग होते हैं। पहला एंथर, ऊपर जो फुला हुआ स्ट्रक्चर होता है उसको एंथर कहते हैं। एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, 2 लोब से बना होता है, और इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पॉलन
ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन होते हैं। इसका एक पतला धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट इस एंथर को इस थैलमस के साथ क्या करता है? कनेक्ट करता है, और इन दोनों को जोड़ने वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग कहते हैं, है ना। उसी तरीके से बीच वाला जो है ये चौथा होलर वो फीमेल पार्ट कहलाता है। ये फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है वो कहलाता है स्टिग्मा। क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा के ऊपर कुछ लिक्विड सबस्टांस पाए जाते हैं जो पोलन ग्रेन को इंटरेक्ट यानी कलेक्ट करने का काम करता है, और इसी के थ्रू यानी इधर से एक नली बनती है जो स्टाइल्स होते हुए डायरेक्ट ओवरी तक पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। ओवरी जो होता है ये इस फीमेल पार्ट का सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं, और यही ओव्यूल का डेवलपमेंट फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायो सेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके पूरे को हम लोग कहते हैं गाइनोशियम, और इसके सिंगल यूनिट को हम लोग कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल। कार्पेल शब्द जो है वो बाई सेक्सुअल फ्लावर में यूज किया जाता है, और कार्पेल जो है वो कार्पेल जो है वो हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर में यूज करते हैं, यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर में, और पिस्टिल जो है वो हम लोग यूज करते हैं किसमें? बाइसेक्सुअल फ्लावर में यूज करते हैं। अब एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा था वो है, ये तो नन एसेसरी पार्ट है, यानी कि आपका नन इसेंशियल पार्ट है जिसको हम लोग नन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और हमारा मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो एंड्रोसियम और गाइनोशियम है, यानी स्टेमन और क्या है? कार्पेल है। तो आगे हम लोग स्टेमन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि स्टेमन्स में और क्या क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन होता है इसमें हम लोग इस पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमेन, फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और तीसरा पोलन ग्रेन कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टामेन के बारे में। किसके बारे में? स्टामेन के बारे में। स्टामेन के बारे में हम लोगों ने देखा कि स्टामेन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। इस स्टामेन में हम देखते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है एंथर, दूसरा जो होता है फिलामेंट, और तीसरा यहाँ पर जो है इसका नाम है कनेक्टिंग या कनेक्टिंग, है ना। ये 3 चीजें होती हैं। एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड कहने का मतलब बाइलोब्ड होता है। बाइलोब्ड, एक यहाँ दो यहाँ। बाइलोब्ड होने के कारण इसमें जो ये होता है कि एंथर जो बाइलोब्ड होता है इसमें 4 पॉलन सेक पाए जाते हैं। 4 पॉलन सेक्स पाए जाते हैं। जब इसका हम लोग अगर इसका टीएस काट के देखेंगे तो हम लोग को ये दिखेगा कि ऐसे, है ना, ऐसे 4 क्या होते हैं? पॉलन सेक होते हैं। और एवरी पॉलन सेक जो होता है ये एक पेराइटल टिश्यू द्वारा कवर्ड होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डाइथिकस एंथर। क्या कहते हैं? डाइथिकस एंथर कहते हैं। डाइथिकस एंथर, डाइट मीन्स an anther that contain two lobes that are joined together by a non-asparaginous tissue which is called as connective tissue, है ना। तो हम लोगों ने देखा जब इसका टीएस काटेंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको दिखेगा। अब हम लोग फर्दर अब इसके बारे में, इस स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं कि ये स्ट्रक्चर होता कैसे है। अब देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर में ये क्या है? एक पॉलन सेक, दूसरा पॉलन सेक, तीसरा पॉलन सेक, चौथा पॉलन सेक, और ये आपका कनेक्टिंग है। ये क्या है? कनेक्टिंग जो था हमारा, कनेक्टिंग जो था वो कनेक्टिंग है। ये क्या है? पॉलन सेक है। क्या है? पॉलन सेक्स है। क्या है? पॉलन सेक्स है। और देखते हैं कि ये पॉलन सेक्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? आर्किपोरियल सेल्स के बने होते हैं। आर्किपोरियल सेल्स क्या है? तो कहते हैं प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ सेल्स दैट फॉर्म सेल्स फ्रॉम व्हिच स्पोर्स आर डेवलप्ड, यानी कि वैसे प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ सेल्स जो क्या बनाए? स्पोर्स के फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्किपोरियल सेल्स कहते हैं। ये आर्किपोरियल सेल्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
पहला जो है वो है प्राइमरी पेराइटल सेल और दूसरा जो है वो है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल जो है ये फर्दर डिवीजन करके बार बार डिवीजन करके क्या करता है कि एंथर वॉल का डेवलपमेंट करता है। किसका करता है कि डेवलप इनटू एंथर वॉल। किसमें? एंथर वॉल में डेवलप करता है। और ये जो होते हैं प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल ये फ्यूअर यानी कुछ डिवीजन करके बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या इनको कहते हैं पॉलन मदर सेल्स। क्या बोलते हैं? पॉलन मदर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। अब एक पॉलन सैक लेकर हम स्टडी करते हैं कि ये पॉलन सैक कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है वो कहलाता है एपिडर्मिस। क्या कहलाता है? एपिडर्मिस कहलाता है। बाद वाला जो होता है, इसके बाद वाला ये कहलाता है इंडोथेसियम। क्या कहलाता है? इंडोथेसियम। इसके बाद वाला जो एक लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। और इस मिडिल लेयर के बाद जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है, ये लेयर आपका कहलाता है। मिडिल लेयर के बाद ये लेयर जो होता है इसको कहते हैं टेपेटम। क्या कहते हैं? टेपेटम। और इस टेपेटम के अंदर आप देखिएगा क्या होते हैं कि पॉलन सैक यानी पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं। अब ये एपिडर्मिस जो होता है ये सिंगल लेयर्ड होता है और इस एंथर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दूसरा जो लेयर होता है एंडोथेसियम लेयर, ये क्या होता है? ये भी सिंगल लेयर्ड होता है और सिंगल लेयर्ड होने के कारण ये क्या करता है कि इसके अंदर ये क्या करता है कि एंथर को डिवीजन करके एंथर को डेवलप करता है। मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर जो है ये मिडिल लेयर ड्यूरिंग द एंथर फॉर्मेशन के समय जब एंथर मैच्योर्ड हो जाता है तो ये डीजेनरेट कर जाता है। और जो टैपेटम होता है वो इस पॉलन मदर सेल्स को, ये जो पॉलन मदर सेल्स है, इस पॉलन मदर सेल्स को क्या करता है कि उसको न्यूरिशमेंट देता है यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिससे ये बार बार डिवीजन करके बहुत सारे पॉलन ग्रेन में फॉर्म्ड कर जाता है, बहुत सारे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करता है। ये तो एंथर का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। एंथर के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा कि एंथर जो होता है वो 4 लेयर से बना होता है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम से बना होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? पॉलन मदर सेल्स पाए जाते हैं जो न्यूरिशमेंट लेकर यानी न्यूट्रिशन लेकर बार बार फर्दर डिवीजन करके पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगला है स्पोरोजेनेसिस। स्पोरोजेनेसिस का डिफिनेशन देते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरोजेनेसिस। थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिफिनेशन देंगे तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल और pollen grain mother cell by the reductional division is called as microsporogenesis, and the cells of sporogenous tissue undergoes mitotic division to form microspore tetrad. As the anther matured and dehydrated, then the microspore developed into pollen grain। यानी कि कह सकते हैं कि वैसा प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन या डिफरेंशिएशन होता हो किसका? माइक्रोस्पोर का, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल के रिडक्शनल डिवीजन से। यानी कि अगर मदर सेल 2n हो तो रिडक्स करके क्या हो जाए? n हो जाए, यानी कि जो डिप्लॉयड हो, डिप्लॉयड कन्वर्ट हो जाए हैप्लॉयड में। किसमें? हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता हो,
हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता हो, है ना। और कह रहा है कि द सेल्स ऑफ एस्पोरेंजियस टिश्यू, यानी कि जो एस्पोरेंजियस टिश्यू के जो सेल्स, एस्पोरेंजियस सेल के जो टिश्यू होंगे वो अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, क्या करते हो, इक्वल डिवीजन करते हो, और इक्वल डिवीजन करके दो इक्वल डिवीजन करेंगे, और दो इक्वल डिवीजन करने के बाद क्या करेंगे, टेट्राड, माइटोटिक फर्स्ट और माइटोटिक सेकंड करेंगे, और वो क्या करेंगे, यानी कि इक्वल डिवीजन करके टेट्राड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये रिडक्शनल था, और ये क्या हो जाएगा कि माइटोटिक है, तो ये रिडक्शनल नहीं होगा, क्या होगा, इक्वल डिवीजन होगा, और टेट्राड हो जाएगा, जो मैच्योर्ड या डिहाइड्रेट एंथर के बाद से पॉलन ग्रेन का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको एक फिगर के द्वारा हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने लिया था, ये माइक्रो एस्पोर मदर सेल है, यहाँ से एक मदर सेल मैंने पुट बाहर किया, तो इस मदर सेल्स में जो नंबर होंगे जो क्या हो जाएंगे, ये कह रहा है रिडक्शनल डिवीजन करके आया है, तो रिडक्शनल डिवीजन किया है, तो ये मदर सेल्स की इसकी पॉलन ग्रेन की संख्या क्या होगी, n होगी, और इसमें क्या होगा, पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइटोटिक, यानी कि मियोटिक फर्स्ट होगा, और देन ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दो सेल्स में, किसमें, दो सेल्स में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, डबल हो जाएगा, फिर इसमें एक बार और होगा, क्या, मियोटिक सेकंड होगा, और मियोटिक जब सेकंड होगा यानी इक्वल डिवीजन जब होगा, तो उस मियोटिक सेकंड के बाद इसकी संख्या क्या हो जाएगी, टेट्राड हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 4 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्राड कहते हैं। टेट्राड जो है, इस टेट्राड का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से होता है ना, तीन चार, एक सेल यहाँ, एक सेल यहाँ, एक सेल और एक सेल ये, चार टेट्राड, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, ये टेट्राड होता है ना। तो ये क्या है, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस है। अब ये सेपरेट होंगे, क्या होंगे, सेपरेट होंगे, सेपरेट होकर ये क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे, और पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो अगला हमारा टॉपिक क्या था, पॉलन ग्रेन, अगला है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और इस मेल गैमेटोफाइट्स में हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन जो होते हैं, यानी ये पॉलन ग्रेन जो होता है ये दो लेयर से घिरा होता है, बाहर का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्साइम, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंटाइम। मेल गैमेटोफाइट्स जो हमारे ये पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन में दो लेयर पाए जाते हैं, एक जो बाहर का लेयर होता है उसको बोलते हैं एक्साइम, अंदर वाले लेयर को बोलते हैं इंटाइम, यानी कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइम एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइम। इसके अंदर, इंटाइम के अंदर ये साइटोप्लाज्म होता है, ये उसका न्यूक्लियस होता है। आगे हम देखेंगे कि एक्साइम जो होता है वो थिक होता है, स्मूथ होता है, और मेड फ्रॉम एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। किसका बना होता है, एस्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जिस पर सेवरल रिएक्शन काम करते हैं, है ना। दूसरा जो है इंटाइन, इंटाइन जो है वो थीन होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है, और पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। और इस एंटाइन और एक्साइन के बीच में आप देखोगे कहीं कहीं गैप्स हैं, जिसको हम लोग जर्मिनल पोर कहते हैं। जब ये धीरे धीरे मैच्योर्ड होता है, मैच्योर्ड होने के बाद यानी ये पॉलन ग्रेन जो होता है, ये पॉलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है, यानी कि जब एंथर से मैच्योर्ड होकर बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद आप जब देखिएगा पॉलिनेशन में हम लोग बात करेंगे, ये जब पहुंचेगा कहाँ, स्टिग्मा के ऊपर जब पहुंचेगा, तो स्टिग्मा के ऊपर जो न्यूट्रिशन मिलेगा, उस न्यूट्रिशन के बाद ये जर्मिनेट करेगा, और जब जर्मिनेट करेगा तो इसमें डिवीजन होगा, यानी एक अनइक्वल डिवीजन होगा, जिससे एक छोटा सेल बनेगा और एक क्या होगा, बड़ा सेल बनेगा। छोटा वाला सेल जो होगा, यानी इसके अंदर जो छोटा वाला सेल जो होगा, ये छोटा वाला सेल जो होगा, ये छोटा वाला सेल आपका होगा, और एक बड़ा सेल होगा, है ना।
ऊपर में तो आप जान ही रहे हैं कि एग्जाइम लेयर और एंटाइन लेयर, यानी कि दो लेयर ऐसे पाएंगे, बीच में जर्मिनल पोर होगा। ये छोटा वाला जो लेयर होता है, छोटा वाला सेल जो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल कहेंगे। और इस बड़े वाले को कहेंगे हम लोग क्या, वेजिटेटिव सेल, या फिर बोलेंगे ट्यूब सेल। ट्यूब सेल कहेंगे, क्या कहेंगे, ट्यूब सेल कहेंगे। यही ट्यूब सेल्स आगे चलकर यहां से जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। और ये जर्मिनेटिव सेल्स जो है वो इस पॉलन ट्यूब में आने के बाद धीरे धीरे क्या करेगा, डेवलप करके आपको 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा। आगे फिगर के द्वारा हम बताते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होगा। ये फिगर जो है ये है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। हमने देखा कि इंटाइन एक्साइन लेयर और जर्मिनल पोर के बीच, जर्मिनल पोर था, यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस फर्दर डिवीजन करता है और डिवीजन करने के बाद क्या करता है कि जर्मिनेटिव सेल्स और वेजिटेटिव सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जर्मिनेटिव सेल्स जो होता है छोटा होता है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, लेकिन वेजिटेटिव सेल्स जो होता है ये बड़ा होता है और अनइक्वल्स इसमें सेल्स होते हैं, अनइक्वल्स इसमें न्यूक्लियस होते हैं और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये डेंस नहीं होता है। फिर ये जर्मिनल पोर जो होता है, इस जर्मिनल पोर से ये वेजिटेटिव सेल्स धीरे धीरे नीचे की तरफ मुड़ने लगता है। जब नीचे आ जाता है तो धीरे धीरे ये आपका वेजिटेटिव सेल्स है वो नीचे चला आता है और साइटोप्लाज्म वो जर्मिनेटिव सेल सेंटर में आ जाता है। और फिर अगला स्टेप जब होता है तो उसमें पॉलन ट्यूब जैसे लंबा होता चला जाता है, वेजिटेटिव सेल्स एकदम नीचे किनारे पर चला आता है और इस जो लंबा एक नली बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। यही जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो यही पॉलन ट्यूब जो होता है ये कहाँ से, ये पॉलन ट्यूब कहाँ से कन्वर्ट होता है, तो पॉलन ट्यूब जो होता है वो एस्टिग्मा जो होता है, इस एस्टिग्मा को क्या करता है, फाड़ता हुआ नीचे स्टाइल होता हुआ ओवरी तक पहुंचता है। कहाँ तक, ओवरी तक पहुंचता है। और ओवरी तक पहुंचने के बाद यानी कि हम कह सकते हैं कि ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ये वाला ऐसा है ना, इसमें जो ओवरी होता है इस ओवरी तक ये जो होता है ये ट्यूब ऐसे ओवरी तक आता है ना, यही ट्यूब आता है। और जैसे ये ट्यूब नीचे आता है वैसे ही ये जर्मिनेटिव सेल्स क्या होता है, धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जब ये नीचे आ जाता है तो नीचे आने के बाद ये जर्मिनेटिव सेल फर्दर डिवीजन करता है और डिवीजन करने के बाद 2 मेल गैमेट्स बनाता है। क्या करता है, 2 मेल गैमेट्स बनाता है। क्या बनाता है, 2 मेल्स गैमेट्स बनाता है। और यही मेल गैमेट्स जो होते हैं ये फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं, देन फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। आगे हम बात करेंगे कि पॉलन ग्रेन को हम लोग कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं और पॉलन के क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। पॉलन वाइबिलिटी, पॉलन वाइबिलिटी का मतलब हुआ द पीरियड फ्रॉम विच pollen grain viable और functional is called pollen viability, यानी कि वह पीरियड जिसमें pollen grain फंक्शनल होता है उसी पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, pollen viability। इस पीरियड में सबसे पहला जो पॉइंट होता है, pollen जो होता है वो 30 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए क्या होता है, फंक्शनल होता है। 30 मिनट के लिए स्टोर करेंगे। दूसरा पॉइंट कह रहा है डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरा कह रहा है कि पॉलन को हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं, किसमें, इन लिक्विड नाइट्रोजन के -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलन बैंक कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन बैंक। पॉलन बैंक में हम लोग पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको रख सकते हैं और जब जरूरत पड़े उस पॉलन ग्रेन को हम लोग एक्टिव करके उसका हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। पॉलन प्रोडक्ट्स, पॉलन प्रोडक्ट्स यानी पॉलन ग्रेन का जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं 2 प्रोडक्टों में यूज करते हैं। पहला पॉलन फूड सप्लीमेंट और दूसरा पॉलन क्रीम।
पॉलन फूड सप्लीमेंट जो होता है इसमें रिच अमाउंट, पॉलन ग्रेन में रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन पाया जाता है, इसलिए इसका यूटिलाइजेशन सिरप, टैबलेट्स में बनाया जाता है, जो अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? अधिक से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। और इस तरह के ऊर्जा यानी यानी कि जो एनर्जी सप्लीमेंट होते हैं, इस एनर्जी सप्लीमेंट में इसका यूज किया जाता है। हाल ही में कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि जो रेसिंग करते हैं, वैसे प्लेयर जो रनिंग करते हैं, या फिर वैसे घोड़े जो रेस में भाग लेते हैं, उनको पॉलन प्रोडक्ट्स के रूप में पॉलन फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, जिससे उनके पास एनर्जी बहुत सारा हो। दूसरा है पॉलन क्रीम, इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है क्रीम के रूप में, यानी कि जब इसको फेस पे लगाया जाता है तो ये अल्ट्रा वायलेट रे से क्या करता है कि कंट्रोल करता है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को बॉडी के अंदर इंटर करने से क्या करता है? रोकता है और फेस में ग्लोइनेस लाता है। ये दो काम इसके होते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी, इस पॉलन एलर्जी यानी विभिन्न प्रकार के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो कई प्रकार की एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिनमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होने वाले डिजीज हैं, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज है। उसके अलावा कुछ कॉमन इन्फेक्शन आ जाता है, जैसे बार बार छींक का आना, हल्का सर्दी जुकाम, ये सब भी इस पॉलन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है।